गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रसार शिक्षा की यूनिट थी वो कंप्लीट कल हमने कर दिया था। जितना भी उससे अब क्वेश्चन हमारे बने हैं, एमसीक्यू हम कराने जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि जब भी हम एक यूनिट खत्म करेंगे, जितने भी उससे क्वेश्चन बनेंगे हम खुद से बनाएंगे और कुछ हमारा पीवाईक्यू होगा। ये समझ लीजिए कि जितना हम आपको क्वेश्चन देंगे 100% ये समझ के इसको करिएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे वह एलटी हो, चाहे वह टीजीटी हो, चाहे वह पीजीटी हो या नेट हो, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि सारे हमारे जो क्वेश्चन हैं कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। क्वेश्चन करने के तरीके को समझिए कि एक क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या बातें छुपी होती हैं, क्वेश्चन को हम कैसे कई भाग में तोड़कर कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन करने का तरीका आपको आना चाहिए, इस पर मेन जोर दिया जाता है, ठीक ना। और जितने कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार हर साल आपको पूछे जाते हैं, जैसे उसके इंट्रो से बनता है, प्रसार शिक्षा के इंट्रो से क्वेश्चन बनता है। अब ये हम देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन हैं और किस तरह से आते हैं, और देखिएगा कि एक क्वेश्चन को कितनी तरह से घुमा घुमा के पूछा गया है। जब भी आप ये दिमाग में डालिए कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम क्वेश्चन को कभी रटा नहीं जाता है। ऑप्शन को कभी देख के ये नहीं समझाता कि पहला क्वेश्चन है उसका ए है, दूसरा है तो उसका बी है, तीसरा है तो उसका सी है। ऐसे करोगे तो एग्जाम तक के बैठते बैठते वो चीज गायब हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को जानते हैं, उससे जितने क्वेश्चन निकल कर आते हैं उसको तोड़ तोड़ के करने का प्रयास करते हैं। आई बात समझ में? तो इतना तो था आपके लिए कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ये जैसा कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यह क्वेश्चन बार बार आपको हर प्रैक्टिस सेट में दिखाई देता होगा। प्रसार शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अब देखिएगा कि किस देश में हुआ था, कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था। एक ही चीज को कितने तरह से पूछा गया है। जब आपको ये बातें क्लियर रहेंगी तो चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप 100% कर लोगे। और मेरा फोकस यही आपको करना है, यही आपको सिखाना है कि कैसा किस प्रकार से हम क्वेश्चन को एक एक चीज को देखकर समझकर करते जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस हमारा जो लेक्चर होता है उसको ध्यान से देखते रहिए, और जब भी यूनिट खत्म हो जाती है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मत छोड़िए। आई बात समझ में? तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा कि प्रसार शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था कि भारत में हुआ था कि जापान में हुआ था कि रूस में हुआ था। आई बात समझ में? तो सबको पता है, इसको पहले ही लेक्चर में हमने बताया था कि हमारे प्रसार शिक्षा का उद्भव इंग्लैंड में हुआ था। किस विश्वविद्यालय में हुआ था, किस सन में हुआ था। ये पहला ही मेरा अगर लेक्चर देखोगे तो पहले ही शब्द में हम तीनों को डिस्क्राइब किए थे, ठीक ना। तो इसका हमारा क्या होगा आंसर? इंग्लैंड होगा कि प्रसार शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। समझ रहे हो? तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, देखिए अब उसी क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा, इसी क्वेश्चन में हम अभी आपको दो तरह से करना बताएंगे कि दो तरह से कैसे इसको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए, पूछ रहा है कि प्रसार शिक्षा का प्रारंभ, अभी किए हो ना कि कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अब क्या पूछ रहा है कि प्रसार शिक्षा का प्रारंभ इंग्लैंड के विश्वविद्यालय द्वारा कब शुरू किया गया था। इंग्लैंड के विश्वविद्यालय द्वारा कब शुरू किया गया था। अब क्या पूछ रहा है? सन पूछ रहा है कि किस सन में शुरू किया गया था। तो किस सन में शुरू किया गया था? 1873 में किया गया था कि 1875 में किया गया था कि 1890 में किया गया था कि 1840 में किया गया था। बताए थे कि नहीं कि सबसे पहले हमारा क्या बताए थे? अभी बताए नहीं कि इससे दो क्वेश्चन बन सकता है। प्रसार शिक्षा का प्रारंभ या प्रादुर्भाव
इंग्लैंड के, अब यहाँ पे अगर पूछ देता है कि किस विश्वविद्यालय द्वारा, तो हम क्या बताएंगे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा। बताए थे कि नहीं आप लोगों को? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 1873 में किया गया था। इसका क्या किया गया था? इसको प्रारंभ किया गया था, इसका उद्भव हुआ था, इसका प्रादुर्भाव हुआ था। तो 2 क्वेश्चन मिला कि नहीं आपको कि किस विश्वविद्यालय में? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। किस सन में? तो 1873 में किया गया था। आई बात समझ में? तो इतना तो सबको पता है। अब देखिए क्वेश्चन दोनों को अगर हम एक लाइन पढ़ें तो 3-4 क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा है और हम आसानी से कर लेंगे अगर हमारा एक लाइन बस क्लियर रहे तो। ठीक, क्लियर हुआ? कोई डाउट? अगर कभी किसी को कोई डाउट होता है, कहीं से कोई मिस्टेक ऐसा भी होता है कि जितना प्रैक्टिस से सॉल्व करते हो उसमें इसके ऑप्शन गलत दिए रहते हैं, तो घबराना नहीं है। हर प्रैक्टिस सॉल्व में जो भी आप करोगे, प्रैक्टिस सेट लोगे और जब भी सॉल्व करोगे तो एक न एक 2 क्वेश्चन का आंसर हमेशा गलत बताता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अनजाने में किसी भी से भी कहीं भी पढ़ते हो तो गलत हो जाता है। तुरंत किताब खोल के उसको देख लो कि इसके इंट्रो में, इसके कॉन्सेप्ट में क्या है। सन में तो अक्सर डिफरेंस आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपको हम बताए थे, प्रसार शिक्षा के अर्थ और परिभाषा और विशेषता में ही बताए थे, ठीक ना। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि भारत में लैब टू लैंड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? इसका भी सन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब शुरू किया गया था? जुलाई 1979 में, 1947 में, 1967 में कि 1974 में? कब किया गया था? ये भी आपको हम कराते समय ही बताए थे। तो कब किया गया था? 1979 में किया गया था। कौन सा कार्यक्रम? लैब टू लैंड। बताए थे ना, प्रयोगशाला से खेत तक की यह शिक्षा है। तो यही जो कार्यक्रम है यह कब किया गया था? कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो जुलाई 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक विषय के रूप में, अब देखिए वही पहला ही क्वेश्चन है, किस प्रकार से यहाँ पे पूछ रहा है, पूछने का तरीका देखिए। वही पहला क्वेश्चन में देखिए ये चौथा क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, ठीक ना। पूछ क्या रहा है कि एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में विस्तार शिक्षा, आपको पता ही है कि विस्तार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन को कहते हैं। चाहे प्रसार शिक्षा कहो या विस्तार शिक्षा कहो या अनौपचारिक शिक्षा कहो, तीनों बात एक ही है। आई बात समझ में? तो विस्तार शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था? यही देखो पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि भारत में हुआ था कि यूके में हुआ था कि यूएसए में हुआ था कि श्रीलंका में हुआ था। तो आपने पहले क्वेश्चन को क्या किया था? इंग्लैंड बताया था। अब उसी इंग्लैंड को यहाँ पे क्या दे दिया है? यूके दिया है, यूनाइटेड किंगडम दे दिया है। तो इस नाम से भी पूछ सकता है। आई बात समझ में? तो देखिए एक लाइन के 4 क्वेश्चन मिले आपको। कितना महत्वपूर्ण होता है एक एक लाइन, एक एक चीजों को समझना। इसीलिए हमेशा मेरा यही कहना होता है आपसे कि आप लोग हमेशा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। आप खुद देखिए आपके सामने, इसीलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन लाके आपके सामने रखे हैं ताकि एक चीज को आप समझ लीजिए कि पढ़ते समय एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझ में आ गया ना कि इसी को देखिए वहां पे इंग्लैंड पूछा था और इसी को यहाँ पे क्या पूछ दिया? यूके के नाम से पूछ दिया। इसको घबराना नहीं है। नेक्स्ट आपका है, जबकि आप देखोगे जब क्वेश्चन करोगे ना तो नेट के ये पेपर में ज्यादा इससे क्वेश्चन बना है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से, विस्तार शिक्षा से, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो कोई उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाएगी। देखिए पूछ रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा नहीं है। क्या पूछ रहा है की बात नहीं कर रहा है, नहीं है, नहीं है। क्या प्रजातांत्रिक है, नियम विहीन है, पर्यावरण के अनुकूल है कि शिक्षक उन्मुख है? यह किस पर आधारित होती है? अनौपचारिक शिक्षा।
अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता में ही आपको बताए थे। क्या क्या बताए थे? कि अब अनौपचारिक शिक्षा जो होती है पूरी तरह से प्रजातांत्रिक होती है। लोग के हितों को ध्यान में रखकर बनाई हुई यह शिक्षा है। लोगों के व्यवहार पर आधारित यह शिक्षा है। प्रजातांत्रिक कहो या लोकतांत्रिक कहो, ठीक ना। दूसरा कह रहा है नियम विहीन है। नियम विहीन है, इसमें कोई नियम तो रहता नहीं है, कोई इसमें नियमावली का फॉलो तो करना नहीं होता है। ये कहीं पर किसी को भी किसी भी प्रकार से बैठाकर हम शिक्षा दे सकते हैं, तो नियम विहीन है, ये भी सही है। पर्यावरण के अनुकूल, जैसा इन्वायरमेंट होता है एक एक्सटेंशन वर्कर वैसा ही अपने प्रोग्राम को प्लान कर लेता है। आई बात समझ में? बहुत ही आराम से समझिए, इस क्वेश्चन को बहुत तरह से भी पूछेगा। आप देखिएगा, एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि यह क्वेश्चन जो बनाए हैं आज, आपको एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे हम करेंगे, मेन उसके मेथड पर हम जोर दिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने आ जाए। शिक्षक उन्मुख, क्या ये सही है? शिक्षक को वहां पे वरीयता दिया जाता है कि शिक्षार्थी को वरीयता दिया जाता है? आपको बताए थे कि यह ऐसी शिक्षा है कि शिक्षक एक्सटेंशन वर्कर जाता है गांव में शिक्षा देने, ना कि उसके पास विद्यार्थी आता है। आई बात समझ में? विद्यार्थी उसके पास नहीं आ रहा है, एक एक्सटेंशन वर्कर ही उसके पास जा रहा है। ऐसे कंडीशन में वह कौन सी शिक्षा होगी? किस पर जोर दे रहा है? शिक्षार्थी पर ना। यहाँ एक्सटेंशन वर्कर को अगर हमारा ये औपचारिक एजुकेशन होता तो टीचर को यहाँ पे वरीयता दिया जाता है। टीचर स्टूडेंट को नहीं बुलाता है, स्टूडेंट टीचर को बुला के पढ़ता है, स्टूडेंट टीचर के पास जाकर पढ़ता है। तो ये चीज क्या है? यह चीज हमारा गलत है, तो शिक्षक उन्मुख नहीं है। आई बात समझ में? नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्लियर हो रहा है ना? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है आपसे कि वह शिक्षा जिसमें औपचारिक, वह शिक्षा जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के ही गुण समाहित होता है, उस शिक्षा को पूछ रहा है, उस पद्धति को पूछ रहा है कि जिसमें दोनों के ही गुण समाहित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फॉर्मल कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं, कि नॉन फॉर्मल कहते हैं, कि ए और बी दोनों कहते हैं? क्या कहते हैं? समझ पा रहे हो? पूछने का मतलब क्या पूछ रहा है कि आप वह विशेषता को बताइए, उस विशेषता को बताइए जिसमें अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही के गुण हमें दिखाई देते हैं। तो आपको इसके पहले भी बताए थे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा या औपचारिकेतर शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन वह शिक्षा होती है जिसमें दोनों के ही गुण समाहित होते हैं। आई बात समझ में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखिए सारा जो क्वेश्चन है इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन से संबंधित है, बस करने का तरीका, क्वेश्चन के करने का तरीका चेंज है, ठीक ना। जो या आज यही मेरा केंद्र बिंदु है कि क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आपका जो प्रसार शिक्षा पढ़ते हो या विस्तार शिक्षा जो लेते हो, ग्रहण करते हो, उसका जो सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? नियमबद्ध होना चाहिए। क्या? लचीलापन का अभाव, शिक्षार्थी की रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप, या सभी? क्या समझ में आ रहा है? पहले तो ये जान लो कि अनौपचारिक शिक्षा का कोई हमारा पाठ्यक्रम नहीं होता है, तो नियमबद्धता का भी अभाव होता है, लचीलापन का भी क्या होता है? अभाव होता है। शिक्षा, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, मेन फोकस हम करते हैं कि शिक्षार्थी की रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी व्यक्ति की रुचि होती है, आवश्यकता होती है, उसको हम ध्यान में रखकर क्या करते हैं?
ये तो फ्लेक्सिबल होता है ना, जिसकी जैसी आवश्यकता वैसा हम चेंज कर दिए अपने सिलेबस को, अपने कार्यक्रम को। तो क्या हमारा सही हो गया? शिक्षार्थी की रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप होता है। आई बात समझ में? क्वेश्चंस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए वही क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन किए हो उसी से यह भी संबंधित है। यहाँ पे कैसे पूछा है कि सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का उद्भव कब हुआ था? ठीक ना, उद्भव कब हुआ था? अभी इस क्वेश्चन को दूसरे शब्द में किए हो। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1873 में, 1875 में, 1870 में, कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? उद्भव कब हुआ, कब यह निकल के आप लोगों के समक्ष आया, तो किस सन में आया था? अभी हम बताए हैं कि यहाँ पे हमारे प्रसार शिक्षा का उद्भव इंग्लैंड के या यूके के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 में हुआ था। बताया ना? देखो उसी क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछा गया है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है, देखिए यह क्या है, यह किससे संबंधित है? आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के आवश्यकता से संबंधित है कि यह क्या है कि कृषि विज्ञान केंद्र, जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया या शुरू किया गया था, उसका मेन मोटिव क्या था, किस लिए खोला गया था? कृषकों के बीच, क्या पूछ रहा है? कृषकों के बीच व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, कृषकों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देना, विद्यालयों और छात्रों के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालयों में छात्रों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। एक मिनट दिमाग लगाइए तो खुद क्वेश्चन आपका क्लियर है। इसमें आई बात समझ में कि कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए खोला जा सकता है? किस लिए खोला जा सकता है? कृषकों के बीच व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, कृषकों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। विद्यालय से यहाँ कोई मतलब नहीं, इन दोनों में ही हमको इसके आंसर को ढूंढना है। तो दोनों में बेहतर हमारा आंसर क्या हो सकता है कि कृषि विज्ञान की स्थापना किस लिए की गई, कृषि विज्ञान खोला किस लिए गया? किस लिए खोला गया? ताकि कृषकों के बीच व्यवसाय को हम बढ़ा सकें। समझ रहे हो ना? उनको हम ट्रेंड कर सकें, कृषकों को हम ट्रेंड कर सकें। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या है? ऋण सुविधा तो बाद में दे लेगा जब ये व्यवसाय खोलेगा। आई बात समझ में? यह भी सही है, लेकिन ये जो हमारा बेस्ट आंसर है व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रसार शिक्षा का क्षेत्र नहीं है। पढ़ाते समय ही बताए थे आपको कि पॉइंट्स जो होती हैं सिमिलर होती हैं और उसमें से हमको डिफरेंस को निकालना होता है। देखिए पूछ रहा है कि प्रसार शिक्षा का क्षेत्र नहीं है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्र, और क्या पूछ रहा है? नहीं है की बात नहीं कर रहा है, नहीं की। पहले तो आप यहाँ पे ध्यान नहीं देते हो कि है पूछ रहा है कि नहीं है पूछ रहा है, यहाँ आप गड़बड़ कर देते हो। ठीक ना? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि एक बार हम क्वेश्चन देखें और तुरंत आंसर लगा दिए। समझ पा रहे हो? इसलिए हम इसको क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है तो मानव के निजी विकास करना होता है, मानव के परिवेश का विकास करना, मानव के संसाधन का विकास करना, ग्रामीण लोगों का विकास करना। कौन सा समझ में आ रहा है? तो यह तीनों जो हमारा है, यह प्रसार शिक्षा का क्षेत्र पहले तो मानव का व्यक्तिगत विकास करता है, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक ये सब विकास करता है। तब जाके उसके परिवेश का विकास करता है, वह जिस वातावरण में रहता है उसका विकास करता है। उसके बाद जो उसी के द्वारा जो संसाधन बनाए गए हैं उसी से उन अनेक संस्थाओं का निर्माण करता है। तो यह तीनों हमारा सही है। और यह क्या है? ग्रामीण लोगों का विकास इसकी विशेषताएं हैं, न कि इसका क्षेत्र है। ठीक ना? तो ये हमारा क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। तो ये क्या है? यही हमारा नहीं है। ओके, क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है।
देखिए उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा हूँ, क्षेत्र नहीं है पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है। विशेषता कौन सी नहीं है आपका? जो विशेषता क्या होती है? जो किसी वस्तु के अंदर दिखाई देती है, जो उसकी क्वालिटी होती है, वही उसकी विशेषता होती है। तो प्रसार शिक्षा क्या है? यह एक सतत प्रक्रिया है। आप जान ही रहे हो कि ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, धीमी चलती है लेकिन कंटिन्यू चलती है। यह सहयोग की भावना पर आधारित होती है। आप समझ ही रहे हो कि सब लोग मिलकर जब एक दूसरे का सहयोग करते हैं तभी कोई कार्यक्रम हमारा सफल होता है। तो क्या है? यह सहयोग की भावना पर आधारित है, यह स्वैच्छिक है, यह कोई दबाव में नहीं सिखाया जाता है। यह क्या किया जाता है? व्यक्ति की इच्छा पर यह डिपेंड करती है कि वह कितना सीखना चाहता है और क्या सीखना चाहता है। रुचि एवं आवश्यकता पर आधारित, यह क्या हो जाता है? यह क्या है? यह तो आपका सिद्धांत है, ठीक ना। विशेषता यह तीनों है और यह क्या है? यह आपका सिद्धांत है। तो इसलिए क्या है? यही आपका नहीं है। क्लियर? आप देखोगे कि सारे पॉइंट लगभग सिमिलर होते हैं, इसीलिए एक्सटेंशन जो एजुकेशन है क्वेश्चन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे अब क्या पूछ रहा है कि प्रसार शिक्षा जो है लोगों के लिए लाभकारी होती है। और यह क्यों लाभकारी होती है? क्यों लाभकारी होती है? क्योंकि वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, वे परिवार नियोजन के लाभ को समझ सकेंगे। तो लाभकारी की बात कर रहा है, लाभ की बात पूछ रहा है, तो क्या इसमें से बेहतर आंसर होगा? समझ पा रहे हो? पहले तो क्या करेंगे? सबसे पहले वे अपने आप को अधिक समृद्ध बनाएंगे। प्रसार शिक्षा होती ही है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, साधन संपन्न बनाने के लिए होती है। तो हमारा बेहतर आंसर क्या हो रहा है? यह हो रहा है। इसके बाद ना वो अपने बच्चों को करेंगे, ये गलत है। बच्चों से यहाँ कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, ये भी कोई इसका मतलब नहीं है। वे परिवार नियोजन के लाभ को समझ सकेंगे, इसका भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो? तो देखो, कभी ये ध्यान दीजिएगा कि जब सिमिलर पॉइंट रहती है तो उसमें से बेहतर आंसर ढूंढने का प्रयास किया जाता है कि सबसे ज्यादा बेहतर कौन है, सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर हमारा क्या हो सकता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ आ रहा है? अगर कोई भी किसी को कोई भी समस्या होती है तो मुझे कमेंट के थ्रू बताते रहिएगा, उसको हम फिर से कराने का प्रयास करें। कहीं आपको ये भी लगता है कि ऑप्शन क्लियर नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया है, तो ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, उसको आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। नेक्स्ट आपकी जो शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा में उपयोग होने वाले उपागम पद्धति की बात पूछ रहा है कि प्रसार से अनौपचारिक शिक्षा में उपयोग, अनौपचारिक शिक्षा में आपके प्रसार शिक्षा में उपयोग होने वाले उपागम पद्धति होनी चाहिए। मतलब जो आप टीचिंग मेथड अपना रहे हो वह किस पर जोर दिया जाता है, कहाँ पे जोर दिया जाता है, तो किस पर जोर, इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हो। और देखो उसी क्वेश्चन को किस प्रकार फिर से पूछ रहा है। कैसा होना चाहिए? शिक्षक अभिमुखी, खेल अभिमुखी, मूल्यांकन अभिमुखी और शिक्षार्थी अभिमुखी। इसके पहले भी लेक्चर के थ्रू बताए हैं कि यह जो हमारी जो शिक्षा होती है शिक्षक अभिमुखी नहीं होती है। यहाँ पे बच्चा शिक्षक के पास नहीं आता है पढ़ने, ठीक ना। अगर शिक्षक के पास आता पढ़ने, अगर यही हम कह दें कि नौ हटा दें, औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा होती है, ठीक ना, होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसका तुरंत आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक ना। अगर यही हमारा विस्तार शिक्षा पूछ रहा है, अनौपचारिक शिक्षा पूछ रहा है, प्रसार शिक्षा पूछ रहा है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे प्रसार कार्यकर्ता यहाँ पे क्या करता है,
प्रसार कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर उन्हें शिक्षित करता है। और इसलिए जब यहाँ पे कौन जा रहा है, एक प्रसार कार्यकर्ता जा रहा है, इसीलिए कौन सा ध्यान में रखा, कौन सा हम आंसर लगाएंगे, यहाँ शिक्षार्थी को ध्यान में रखा जा रहा है। प्राइमरी में किसको रखा गया है, स्टूडेंट को, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी अभिमुखी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसी को औपचारिक पूछेंगे तो यहाँ स्टूडेंट जो है हमारा क्या जा रहा है, टीचर के पास जा रहा है, तो यहाँ पे शिक्षक अभिमुखी हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। अब हमको ढूंढना है कि सारे पॉइंट तो सिमिलर लग रहे हैं लेकिन सिद्धांत चारों तो है नहीं, वह कौन सा पॉइंट है जो सिद्धांत नहीं है। तो स्वयं की सहायता करना, सहयोग का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत और व्यवहारिक एवं क्रियात्मक। आई बात समझ में। तो स्वयं की सहायता का सिद्धांत यहाँ अगर हम कर सकते हैं तो का सिद्धांत, यहाँ पे हमारा प्रसार शिक्षा स्वयं की सहायता के सिद्धांत पर चलता है। वहां व्यक्ति को खुद की सहायता करके आगे बढ़ना होता है, आत्मनिर्भर बनना होता है, तो ये भी हमारा सही है। सहयोग एक दूसरे का, जब तक सहयोग लोग नहीं करते हैं तब तक क्या होता है, किसी भी एक्सटेंशन वर्कर का कोई भी प्रोग्राम सक्सेस नहीं होता है। और स्वावलंबन सेल्फ डिपेंड का सिद्धांत और व्यवहारिक एवं क्रियात्मक इसकी विशेषता है, न कि इसका सिद्धांत है। तो इसलिए क्या है, यही नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा डी। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रसार शिक्षा संबंधित है। यहाँ पे प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों से संबंध जो आप पढ़े हो उसी को पूछ रहा है, क्या हमारा प्रसार शिक्षा किन किन विषयों से संबंध रखता है। तो किन किन विषयों से संबंध रखता है, अर्थशास्त्र भी यह संबंध रखता है, समाज शास्त्र से भी संबंध रखता है, एग्रोनॉमी से भी, एग्रोनॉमी बताए थे कि तिलहन दाल और ये सरसों वगैरह का कैसे क्रॉप रोटेशन करके लोगों को बताया जाता है, तो ये भी आपका संबंध रखता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत गुड़गांव प्रयोग के प्रतिपादक कौन थे। कभी कभी कहीं कहीं गुड़गांव प्रयोग दिया है तो कहीं कहीं प्रयोग की जगह पे इसको प्रोजेक्ट दे देता है, ठीक ना। क्वेश्चन एक ही है कि गुड़गांव प्रोजेक्ट के प्रतिपादक कौन थे, संपादक कौन थे, कौन इसका निर्माण किया। इस प्रकार के कई क्वेश्चन इसी लाइन को किसी भी तरह से पूछ देता है। तो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे ही नहीं, ये तो किसके थे, श्री निकेतन के थे। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा कौन है, F.L. ब्रायन ने किया था। किसका निर्माण, कौन से प्रोजेक्ट का निर्माण किया था, गुड़गांव प्रोजेक्ट का निर्माण किया था। ओके, ये सारे फैक्ट हैं, इसमें जब तक याद नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा एक पद्धति है। प्रसार शिक्षा क्या है, एक पद्धति है। वह कैसी पद्धति है, पूछ रहा है कि वह कैसी पद्धति है। प्रसार शिक्षा अव्यवहारिक शिक्षण है कि व्यवहारिक शिक्षण है कि सामूहिक शिक्षण है, ठीक, कि वैज्ञानिक शिक्षण है। समझ पा रहे हो। इसी क्वेश्चन को अभी एक और तरीके से पूछा है जो आगे आपको दिखाई देगा। अव्यवहारिक है नहीं, पूरी तरह से क्या है हमारा प्रसार शिक्षा, व्यवहार पर आधारित है। पूरी तरह से किस पर आधारित है, व्यवहार पर आधारित है। सामूहिक शिक्षण भी है लेकिन जब यह व्यवहारिक नहीं होता तो हम सामूहिक शिक्षण को कह सकते हैं, लेकिन हमारा मेन जो फोकस है व्यवहारिक शिक्षण। कहा ही गया है कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर काम करता है। तो हमारा बेहतर आंसर क्या हो जाएगा,
व्यवहारिक शिक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक ना, कि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान कब अनिवार्य विषय के रूप में और किस वर्ष में बनाया गया। समझ रहे हो कि हाई स्कूल परीक्षा में बालिकाओं के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए, पूछ रहा है कि किस वर्ष में यह लागू किया गया है कि यह सारे सब्जेक्ट के साथ साथ इस विषय को पढ़ना लड़कियों को कंपल्सरी है। किस आपके किस क्लास में? हाई स्कूल में। ये ध्यान रखिएगा, स्नातकोत्तर स्तर पे भी पूछता है, समझ रहे हो, हाई स्कूल स्तर पे पूछता है, शुरुआत में पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन को ये बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसमें आपको सन देखना है, याद करना है, भी फैक्ट है, इसमें हम कुछ भी समझा नहीं सकते आपको। किसमें किया गया था? 1945 में पूछ रहा है, 1954, 1960, 1965। आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, कहीं कहीं आपको 1965 दिखाई देगा और कहीं कहीं 1960 दिखाई देगा, लेकिन हमारा आंसर जो है 1960 है। यह जो प्रैक्टिस सेट में 1965 का आंसर दे रहा है वह गलत है, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा कि 1960 में हाई स्कूल में इसको अनिवार्य विषय के रूप में दिया गया था। देखिए यहाँ भी पूछ रहा है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है, कैसा है, ठीक ना, व्यापक है, द्विआयामी का मतलब है 2 डायमेंशनल, ठीक ना, 2 डायमेंशनल। तो ये भी हमारा ये नहीं है, सीमित भी नहीं है, इसमें से हमारा क्या है, इसका क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है। समझ रहे हो, हर पहलुओं को चूंकि यह अध्ययन कराता है, इसीलिए इसका क्षेत्र जो है हमारे प्रसार शिक्षा का बहुत ही विस्तृत है। नेक्स्ट आपका है, एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, आपके PYQ में देखने को मिलेगा, आपको कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को और अनेक तरह से पूछा है। एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? क्या महात्मा गांधी ने किया था, कि KN सिंह ने किया था, कि बोरहिस ने किया था? कौन किया था? महात्मा गांधी तो इसके नींव थे, इनके पूरा जो भी हमारा कार्यक्रम बनाया गया, इनके आधार पर इनके विचारों को, इनके सहमति को लेकर बनाया गया। समझ पा रहे हो? लेकिन बोरहिस ने इसका सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। कौन किया था? बोरहिस ने किया था। और डॉक्टर KN सिंह क्या है? डॉक्टर KN सिंह क्या है? ये हमारे प्रसार शिक्षा का भारत में प्रसार शिक्षा का जनक इनको माना जाता है। जबकि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि प्रसार शिक्षा के जनक कौन है, तो हम लीगन्स को बताते हैं, लेकिन अगर जहां भारत की बात कर देता है तो हम डॉक्टर KN सिंह को बताते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, अब देखिए उसी चीज को पूछ रहा है कि एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? किस सन में किया गया था? 1894, 1880, 1910। तो ये भी आपका फैक्ट है, ये भी 1800, इसका जो आंसर है 1894 है। किस सन में किया गया था इसका प्रयोग? 1894 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा की प्रकृति होती है, इसका पूछ रहा है कि प्रसार शिक्षा का नेचर किस टाइप का होता है। समझ पा रहे हो? तो नेचर किस टाइप का होता है इसका? क्षैतिज या हॉरिजेंटल पढ़े हो? डिग्री ओरिएंटेड, A और B दोनों, कोई नहीं। तो क्या प्रसार शिक्षा में डिग्री मिलती है? नहीं। तो A और B दोनों हो नहीं सकता, कोई नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है हॉरिजेंटल होती है। जिस व्यक्ति की जैसी रुचि होती है, जैसी आवश्यकता होती है, एक्सटेंशन वर्कर अपने प्लान को उसी प्रकार चेंज करके उनका डेवलपमेंट करता है, उनको आत्मनिर्भर बनाता है। क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन? सिर्फ फर्स्ट यूनिट से इतने क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता होती है, प्रसार शिक्षा क्यों आवश्यक है? बताओ। लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, अनवरत शिक्षा है, विशेष अभिप्रेरणा एवं स्वयंसेवी है,
सभी है ना सिमिलर पॉइंट। अब आप इस तरह से देखोगे तो ये भी सही है, ये हमेशा चलती रहती है और विशेष अभिप्रेरणा पे आधारित होती है, स्वयं सेवी होती है, स्वयं की सहायता करती है, तो हम इसको सभी कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें गलत हो जाएंगी, क्योंकि आवश्यकता पूछ रहा है, आवश्यकता होती है, तो इसकी आवश्यकता ही किस लिए होती है, लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। ये तो इसकी विशेषता है ना कि यह अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा है, स्वयं सेवी होती है, लोगों की प्रेरणा पर आधारित होती है। आई बात समझ में? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का व्यवहार में परिवर्तन किस क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध रखता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा कि यह पूछने का मतलब क्या है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि प्रसार शिक्षा का व्यवहार में परिवर्तन का क्षेत्र किस क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित रखता है, यानी वह कौन सा क्षेत्र है जिसका प्रसार शिक्षा में भी व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उस क्षेत्र में भी व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है? गृह विज्ञान में व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है? नहीं। राजनीति में? नहीं। तो राजनीति में हमारे नीति कानूनों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और मनोविज्ञान ऐसा है जो यहाँ भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन में भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो मनोविज्ञान का ही संबंध व्यवहार में परिवर्तन से है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा का आयोजन करते समय निम्नलिखित में से किन किन विशिष्टताओं को दृष्टिगत रखना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यह नेट का क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं? प्रसार शिक्षा का आयोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम प्लानिंग कर रहे हैं। निम्नलिखित और प्लानिंग करते समय किन किन विशिष्टताओं को हम ध्यान में रखेंगे। अगर कोई एक एक्सटेंशन वर्कर किसी गांव में एक प्रोग्राम का प्लान करता है तो वह किन किन चीजों को ध्यान में रखेगा, कौन कौन चीजों को ध्यान में रखेगा? सहभागिता, वास्तविकता, अनुभवों पर आधारित, धार्मिक जीवन से संबंधित। समझ में आ रहा है किन किन चीजों को वो ध्यान में रख के प्रोग्राम प्लान करता है। वहां एक समूह में सारे लोग बैठे हुए हैं तो किन किन चीजों को देखता है, क्या यह लोगों का इसमें कितना हद तक पार्टिसिपेशन है, पूरा परिवार इसमें है कि नहीं, वास्तविकता जो हम बता रहे हैं उसको ये रियलिटीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं, अनुभवों पर आधारित, यह जो कार्यक्रम है उनके एक्सपीरियंस पर आधारित नहीं रहेगा तो उसमें ये इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। जैसे मान लो कोई चीज हम कर रहे हैं और उसमें हमको कितना ज्ञान है, अगर कुछ हद तक ज्ञान नहीं रहेगा तो हम उसको आगे पीछे कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। और धार्मिक जीवन से संबंधित का ज्ञान ये हम नहीं लेते हैं, उनके कल्चर को हटा देते हैं। कभी हम किसी के धर्म के नहीं लेकर एक किसी भी प्रोग्राम को प्लान करते हैं। हमेशा हमारा सिद्धांत कहता है कि यह निरपेक्षता पर आधारित होता है, यानी सबके साथ प्रजातांत्रिक है तो किसी के साथ कोई जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो किसी भी धर्म को हम वहाँ पे ना तो अच्छा मानेंगे ना तो बुरा मानेंगे, सब हमारे लिए एक, सबका जो धर्म है सबके लिए एक समान है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत है। बाकी ये तीनों पॉइंट सही है। तो 1 और 2 3 किस में है, हमारा डी आंसर सही है। राइट आंसर कौन सा है, डी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षार्थी विचारों और आचरण को, ध्यान में रखिएगा इसको कि क्या पूछ रहा है कि जो हमारा प्रसार शिक्षार्थी है यानी जो सीख रहा है वह अपने विचार को, वह अपने आचरण को किसके द्वारा सीखता है, किसके द्वारा सीखता है। जो वहाँ पे हमारे शिक्षार्थी बैठे हैं यह किस तरह से सीखते हैं, कार्य करके, पढ़कर, पड़ोसी से देखकर। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कार्य करके सीखेंगे। ये तो सबको पता है कि यह हमारा क्या है, कार्य करके, लर्निंग बाय डूइंग, और हम कैसे उसको सिखाते हैं, किसी भी चीज को दिखाकर और कार्य करके सिखाते हैं। ठीक ना, तो हमारा 1 और 3 आंसर कहाँ दिखाई दे रहा है,
पढ़कर नहीं सीखेंगे सारे व्यक्ति। हमारे कोई जरूरी नहीं कि जितने एक्सटेंशन एजुकेशन में जो भी भाग लिया है वो सारे लोग पढ़े हों, समझ रहे हो ना। तो पढ़ने से और पड़ोसी से यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए बता दो। ये भी क्वेश्चन को भी कर चुके हो इसके पहले भी। लोकतांत्रिक, निराकार और सैद्धांतिक, वातावरण के अनुसार, अध्यापक केंद्रित। लोकतांत्रिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। निराकार, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई आकार नहीं है, नियम विहीन है। वातावरण के अनुसार, जैसा हम आवश्यकता देखते हैं, जैसा एनवायरमेंट रहता है वैसे शिक्षा दे देते हैं। तो कौन सी नहीं है, अध्यापक केंद्रित ये नहीं होती है, ठीक ना। अध्यापक के पास या एक्सटेंशन वर्कर के पास ये लोग नहीं जाते हैं, जो भी शिक्षार्थी होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन है आपका, ये भी नेट का क्वेश्चन है। किसी भी प्रसार कार्यक्रम की सफलता उसके नेता की सम्मिलितता पर निर्भर करती है। नेता की सम्मिलितता यानी हम लीडरशिप का जो चयन करते हैं उस पर निर्भर करती है। क्या करती है, ये आपका असर्शन बोल रहा है। रीजन क्या कह रहा है, कारण क्या है कि जनता की जोशीली भागीदारी किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाती है। पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझो कि यह क्या करती, जब ये रहेगा तभी ये रहेगा। ये अगर सही एक अगर गलत है, अगर इससे सिमिलर मिलता नहीं है तो हमारा एक सही और एक गलत हो जाता है। कभी कभी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग अलग दिया रहता है, उस कंडीशन में दोनों गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप समझ ही रहे हो कि किसी भी प्रसार कार्यक्रम की सफलता लीडरशिप पर निर्भर करती है। कहीं भी कोई भी प्रोग्राम प्लान करता है तो एक एक्सटेंशन वर्कर जाता है और वहाँ एक उसके मुखिया से मिलता है और अपने प्रोग्राम को बताता है, तो वह मुखिया के पर ज्यादा विश्वास करने के कारण वह प्रोग्राम उसका सफल हो पाता है। तो ये भी हमारा सही है। दूसरा कह रहा है, इसीलिए जनता की जोशीली भागीदारी, जब वह मुखिया जाकर बताता है तो पूरी तरह जनता एकदम जोश में आ जाती है कि मेरा तो प्रधान जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो कार्यक्रम हमारा क्या हो जाता है, एक एक्सटेंशन वर्कर का कार्यक्रम क्या हो जाता है, पूरी तरह से सफल हो जाता है। तो हमारा दोनों ही सही है। तो दोनों किस में सही है, ए और आर। ए भी नहीं सही है, हमारा ए और आर दोनों सही है, ठीक ना। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन को करना सीख लीजिए कि दोनों स्टेटमेंट्स मिलता है, किस हद तक मिलता है कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित किया जा सकता है जहां पर, ये ध्यान रखिएगा, जहां पर पूछ रहा है कि हम अनौपचारिक शिक्षा कहाँ सफल बना सकते हैं। तो कक्षा की उपलब्धता हो, क्या अनौपचारिक के लिए कक्षा की जरूरत है, नहीं। शिक्षकों की उपलब्धता हो, ये भी नहीं, शिक्षक तो हमारा रहते ही नहीं, एक्सटेंशन वर्कर ही जा जा के ढूंढ ढूंढ के गांव में पढ़ाता लिखाता, उनको सेल्फ डिपेंड बनाता है। पढ़ने वालों के लिए सुलभता हो, ठीक ना। ये कक्षा भी नहीं होता है, शिक्षक भी नहीं होता है, कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी स्थान पर इसको हम कर सकते हैं। तो हमारा बेहतर आंसर क्या होगा, पढ़ने वालों के लिए सुलभता हो, जहाँ पे जिसकी सुविधा हो कि हम यही सीख सकते हैं कि एक्सटेंशन वर्कर अपने प्रोग्राम का प्लान वहीं कर देता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है एंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, इतना ही करिए, एक दिन के लिए इतना सफिशिएंट है, बस चीजों को समझते रहिए, क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए, क्वेश्चन को ये समझिए कि एक क्वेश्चन को कितने प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, इस पर ज्यादा जोर दीजिए आप। हम क्या करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम जितना पढ़ाए उतने आगे, इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन का निर्माण हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन का फ्रेम किया जा सकता है, इसलिए चीजों को बस समझते रहिए। अनौपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, देखिए इसको इसके पहले भी पूछा है और फिर पूछ दिया है कि किस तरह का होना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए अनौपचारिक रूप से स्वीकृत, लचीला, सीखने वालों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, संस्कृति पर आधारित होनी चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, अनौपचारिक रूप से स्वीकृत, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक ना। लचीला, लचीला तो होता ही है,
समझ पा रहे हो ना? लचीला इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जहां हम देखते हैं वहां हम वैसी उसको बना देते हैं। लेकिन सबसे बेहतर आंसर हमारा क्या है? जब यह रहेगा तभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर हमारा बी और सी दोनों दे दो तो दोनों मेरा करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम सबसे फोकस किस पर करेंगे? सीखने वालों की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। जब इसको ले लेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप हो जाएगी। इस तरह से बेहतर आंसर को ढूंढते हैं कि अगर हम इसको ले लेंगे तो ये अपने आप, अगर लचीला को लेंगे तो ये नहीं आएगा, आवश्यकता नहीं आएगी। और हमारा अनौपचारिक शिक्षा होती ही है कि जैसे जिसकी रुचि होती है, जैसे जिसकी आवश्यकता होती है, वैसे हम अपनी चीजों को फ्लेक्सिबल बना लेते हैं। आई बात समझ में? इतना समझ में आया तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? जितने भी क्वेश्चन आपको हम कराए क्लियर हुआ? कोई भी डाउट होगा हमको कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और इसी तरह से एक क्वेश्चन को एक बार, दो तरह से, तीन तरह से, कई तरह से घुमा घुमा कर बनाने का, तोड़ने का और तोड़कर करने का प्रयास करिए। जैसा भी क्लास लगा होगा कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। थैंक यू।